हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 18 अप्रैल 2026 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बेसिकली द हिंदू के हमारे पास कोई आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोग दो आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस से कवर करेंगे, दोनों एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल्स हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जो मेन पेज पर हेडलाइंस चल रही हैं उनको देखेंगे। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बिल है, अब हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे मतलब थोड़ा सा अजीब लग रही है कि इन्होंने भी इसको विमेंस बिल का नाम दिया है। ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि ये कोई विमेंस बिल नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि विमेंस बिल जो है वो 2023 में ऑलरेडी आ चुका है, पास हो चुका है, ठीक है। उसको सरकार ने परसों जो है वो नोटिफाई भी कर दिया है, 106 अमेंडमेंट एक्ट, है ना, नारी वंदन अधिनियम जो था, है ना, वो वाला। तो वो तो हो चुका है। अब यहाँ पर इसको विमेंस बिल का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सरकार ने इसको इस तरीके से ही जो है वो मतलब सदन में पोर्ट्रे किया गया, है ना। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सरकार के पास एडिक्वेट नंबर जो है वो नहीं है, सिंस इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक संविधान संशोधन विधेयक था। तो इसको पारित होने के लिए, इसको पास होने के लिए इट रिक्वायर्ड 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, है ना, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मैंने आपको कल पूरा कैलकुलेशन बताया था कि 540 टोटल है ना। मतलब एट प्रेजेंट 540 प्रेजेंट है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। अगर वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं तो हमें 360 चाहिए, 360 प्लस वन आप कह सकते हैं, यानी कि 361 चाहिए 2/3 मेजोरिटी करने के लिए। और साथ ही साथ जो हाउस की स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ 273, वो भी चाहिए होता है, दोनों ही नंबर्स। तो कल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ वोटिंग 528 एमपीज वर प्रेजेंट, ठीक है, 528 एमपीज जो है वो प्रेजेंट थे। अब उसका 2/3 अगर हम कहें तो वो होता है 352। तो जब वोटिंग हुई तो एनडीए को, यानी कि इस बिल के फेवर में जो है वो 298 वोट्स पड़े, और बिल के अगेंस्ट में जो है यानी कि विपक्ष की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से 230 वोट्स पड़े, ठीक है, 230। तो पढ़ने चाहिए थे 352 पास होने के लिए, लेकिन पड़े 298। तो ये बिल जो है वो बिल लैप्स हो गया, ठीक है। तो इसी से जुड़े हुए जो दो बिल और थे, एक डिलिमिटेशन का और एक यूनियन टेरिटरीज में ये जो बिल है उसको, मतलब ये जो एक्सटेंशन था उसको अप्लाई करने का, वो दोनों ही बिल इसके साथ ही जो है वो सरकार की तरफ से विड्रॉ कर लिए गए। अब यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। कल मैंने आपको इसमें मतलब एक दो पॉसिबिलिटीज़ बताई थी कि क्या हो सकता है, कि बिल पास होने के चांसेस तो कम थे क्योंकि नंबर का पूरा खेल है। दूसरा मैंने आपको एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और भी बताए थे कि हो सकता है कि सरकार जो है वो या तो इस बिल को ये देखते हुए कि अपोजिशन किस तरीके से मतलब किस किस चीज़ों की मांग कर रहा है, या ये देखते हुए कि ये बिल जो है वो पास होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, तो हो सकता है कि सरकार इसको किसी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दे। एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है कि वोट पड़ने से कुछ घंटे पहले या कुछ समय पहले सरकार जो है वो इस बिल को विड्रॉ कर ले। दैट वाज द टू ऑप्शंस दैट वर अवेलेबल, जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था। बट यहाँ पर इन्होंने ये बात साफ साफ लिखी है, आप देख सकते हैं इस न्यूज़ में, कि क्लोज टू वोट द गवर्नमेंट रियलाइज बिल वुड फॉल एंड पुट द ओनस ऑन दी ऑप। ऑप मतलब अपोजिशन। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात साफ साफ लिखी है कि वोटिंग होने से कुछ घंटे पहले तक सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कि उनके पास पर्याप्त नंबर, पर्याप्त संख्या जो है वो नहीं है। तो ये बिल जो है जिसको 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करना है, ये नहीं हो पाएगा, ये सरकार को पता लग गया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर भी जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कि सरकार ने ये सही नहीं समझा कि हम इस बिल को विड्रॉ कर लें। उनको लगा कि इससे बेटर ये है कि इस बिल को जो है वो वोट इसमें कराया जाए, और अगर ये बिल पास नहीं होगा तो सारा का सारा जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, जो ठीकरा है, वो विपक्ष के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। और वही चीज़ जो है वो एग्जैक्टली हुई, ठीक है। जैसे ही, अगर आप लोगों ने कल का जो मतलब कार्रवाई थी अगर वो देखी हो, उसके बाद अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ देखी हो, ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट वैसे नहीं करता कि आप लोग देखते होंगे इतना, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ये बिल वोटिंग इस पे हुई, बिल जो है वो लैप्स हुआ, ठीक है, बिल पास नहीं हुआ, बिल लैप्स हुआ। उसके बाद तुरंत बाद जो एनडीए है, ठीक है, बीजेपी या एनडीए के जो सांसद हैं, खासकर जो महिला सांसद हैं, वो सारी की सारी सदन के बाहर आके, ठीक है, उनके पास प्ले कार्ड्स वगैरह भी थे, और उन सबका यूज़ करके उन्होंने विपक्ष के ऊपर हमला जो है वो बोल दिया, ठीक है, कि विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है वो देश विरोधी है, महिला विरोधी है, ठीक है, एक अच्छा मौका था महिलाओं को जो है वो आरक्षण देने का, ये सब करके उन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये भी अनाउंस किया गया कि आज से जो है
वो ऑल इंडिया लेवल पर, देशव्यापी स्तर पर जो है वो बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता जो हैं वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे कि कांग्रेस जो है, बीजेपी जो है, सॉरी कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है वो किस तरीके से इस बिल में महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते, महिलाओं के आरक्षण का वो विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी की सारी तैयारियां पहले से थी, इसीलिए सरकार ने जो है वो इस बिल को आने दिया और बिल गिरा, विपक्ष के ऊपर पूरा का पूरा उसका ठीकरा फोड़ दिया गया। ठीक है, हालांकि मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि विपक्ष हमेशा से यही कहता आया है कि ये बिल जो है वो महिला आरक्षण का बिल या महिला विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है, वो तो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। बस सरकार ये चाह रही थी कि इस बिल के जरिए हम पहले सीट्स को बढ़ाएं और जो बढ़ी हुई सीट्स हैं, मैंने आपको कल कैलकुलेशन बताया था कि 100 को 150 करें और उसमें से 50 को जो है वो रिजर्वेशन दे दें, तो जो 100 सीट्स अभी की ओपन है वो इंटैक्ट रहें। ठीक है ना, वही सरकार का यहाँ पर प्लान था कि 543 को बढ़ाकर 815 या 850 किया जाए और उसमें से फिर जो 1/3 है, लगभग 271 272 के आसपास, उस पर रिजर्वेशन दिया जाए। जो अभी के प्रेजेंट सीटें हैं वो उनको इंटैक्ट रखा जाए, ये सरकार की मंशा थी और इस पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसका मेन जो क्लॉज था जिसको लेकर विपक्ष खासकर तैयार नहीं हुआ वो था डिलिमिटेशन को लेकर, क्योंकि अभी जो हाल ही में आसाम में और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से डिलिमिटेशन किया गया है उसको लेकर विपक्ष काफ़ी नाराज़ है। ठीक है ना, क्योंकि डिलिमिटेशन वहाँ पर सही तरीके से नहीं किया गया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, है ना, ये मैंने आपको बता दिया पूरा क्या है। और मैं आपको दोनों तरफ का जो वो है, मतलब दोनों तरफ का जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझसे ये ना कहें कि मैं विपक्ष का साथ दे रहा हूँ या मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दोनों तरफ का पक्ष बता रहा हूँ कि किसने क्या कहा। ठीक है ना, ताकि आप अपना एक ओपिनियन खुद से बना सकें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एक दूसरा ग्लोबल इशू, एक वैश्विक मुद्दा चल रहा है ईरान और यूएस वाला, तो यहाँ पर ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरीके से खोल दिया है, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जब तक डील नहीं हो जाती है तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो नेवल ब्लॉकेड है वो जारी रखेंगे। ठीक है ना, ये फिलहाल इशू चल रहा है। अब लेट से सी की ये इशू कब जो है वो रिजॉल्व होता है। फिलहाल हम लोग दो आर्टिकल्स जो एक्सप्लेन पेज पर आज देखेंगे, उनमें से एक आर्टिकल तो बेसिकली ये महिलाओं को लेकर ही है। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली क्या कह रहा है, 33% रिजर्वेशन की बात थी अभी का जो, मतलब बिल तो खैर ये वाला तो पहले ही पास हो चुका है, अभी का ये बिल नहीं था, पहली बात ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात है, 33% रिजर्वेशन देने की बात है इन द लोकसभा एज वेल एज द स्टेट असेंबलीज, तो उसको लेकर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं का जो शेयर है, जो हिस्सेदारी है सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो, सेंटर के लेवल पर हो, या फिर स्टेट के लेवल पर विधानसभा हो, असेंबलीज हो, वहाँ पर कभी भी जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, जो शेयर है, वो 33% क्रॉसेस हाफ ऑफ 33%, मतलब 33% का आधा आप मान के चलिए तो 16 16.5% होता है। तो वहाँ तक भी ये ट्रेंड नहीं पहुँच पाया है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लोकसभा में क्या स्थिति है ना, कैसे कैसे ट्रेंड रहा है जब से पहली लोकसभा रही है तब से लेकर अभी तक की। उसके बाद स्टेट्स का जिक्र किया जाएगा कि स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट्स के राज्यों की विधानसभाओं में क्या स्थिति है। और उसके बाद हम थोड़ा सा ग्लोबल सिनारियो भी देखेंगे। ठीक है, कि ग्लोबल लेवल पर लेजिस्लेचर में कितना महिलाओं का पार्टिसिपेशन है और हम उसमें कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है कि फ्राइडे यानी कि कल के दिन लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, और वो बिल क्या था कि इंडिया की जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स हैं, इलेक्टेड लेजिस्लेचर मतलब वही लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था 33%, ठीक है, 33% ऑफ द रिस्पेक्टिव टोटल सीट्स, वो बिल गिर गया। अब मुझे ये बात क्लियरली नहीं समझ में आ रही है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने का बिल तो 2023 में पास हो चुका है। ठीक है ना, उस बिल में सरकार ही ने तो ये क्लॉज लिखा था। वो बिल कौन लेके आया था, कौन लेके आया था? आप और हम तो लाए नहीं थे, विपक्ष तो लाया नहीं था, बिल तो सरकार की तरफ से ही लाया गया था। और सरकार ने ही उसमें ये शर्त या कंडीशन रखी थी कि 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस, उसका डेटा, उसके डेटा के बेस पर डिलिमिटेशन, परिसीमन और डिलिमिटेशन या परिसीमन के बाद लागू होगा महिला आरक्षण बिल। ये कौन लाया था शर्त, ये कंडीशन कौन लाया था? आप और मैं तो लाए नहीं थे, विपक्ष तो लाया नहीं था, है ना, कौन लाया था? सरकार लाई थी। तो बिल तो पास हो चुका है। ठीक है, अब उस बिल को इम्प्लीमेंट करना था, तो सरकार अपनी ही बात
से मतलब अलग बात करने लगी, वो भी अचानक से, ठीक है ना। 2023 के सितंबर का ये इंस्टेंस था जब ये चीज़ हुई थी पास। उसके बाद 2.5 साल बीता। इस बीच ये ज़रूर हुआ कि 2024 में एक बार फिर से चुनाव हुए और वही सेम पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल रही, ठीक है। लेकिन उसके बाद अचानक से 2.5 साल के बाद सरकार को फिर से याद आया। तो यहाँ पर बेसिकली अभी सरकार ने क्या तर्क दिया है ना, तर्क वही दिया है कि 2026 का सेंसस कब होगा, मतलब कब होगा इन द सेंस कि 2027 तक उसका डेटा आएगा, 27 के मिड में या एंड में हो सकता है। फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, ठीक है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है कि सारी की सारी जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं 543 जैसे अभी प्रेजेंट में कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, तो सब जगह जाना पड़ता है, जो कमीशन है वो जाता है वहाँ पर, जाके पब्लिक हियरिंग होती है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल में वो काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो 2029 तक ये नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको 2011 की जनगणना के बेसिस पर अभी करा दिया जाए, ऐसा सरकार का तर्क है। लेकिन लेकिन पॉइंट ये है कि जब ये बिल 2023 में लागू हुआ था, मतलब ये पास हुआ था, ठीक है, नारी वंदन अधिनियम, तो उस समय सबने क्या मांग की थी, खासकर विपक्ष ने क्या मांग की थी? यही तो कहा था कि इसको डिलिमिटेशन से लिंक ना करें, इसको आप 2023 में अगर पारित कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो इसको तुरंत जो 543 सीट्स हैं उस पर इम्प्लीमेंट करें। बल्कि विपक्ष ने तो ये तक कहा था कि इसको 2024 के चुनाव में ही इम्प्लीमेंट कर दें, 29 तक भी क्यों वेट करना है। और वही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से सरकार ने इसको सेंसस और उसके बाद होने वाले डिलिमिटेशन से लिंक किया है, तो ये 2029 तक लागू नहीं हो पाएगा। तो उस समय सरकार का यही क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये 2029 तक अगर लागू नहीं हो पाएगा, तो सरकार ने ये बिल पास तो करा दिया 2023 में, है ना, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब होगा, 2034 में होगा या कब होगा, कुछ नहीं पता। तो उस समय सरकार अपनी बात पर अड़ी रही कि नहीं नहीं नहीं, हम पहले 26 में सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन कराएंगे, फिर इसको लागू कराएंगे, चाहे जो भी टाइम लगे या जो भी हो। बट अचानक से 2.5 साल के बाद जो है वो सरकार बैक टू स्क्वायर वन उसी जगह पर आ गई जहाँ पर चीज़ें हो रही थी। बट अब उन्होंने एक नया तरीका लेके आए कि हम इसको 2011 की सेंसस के बेस पर डिलिमिटेशन करेंगे और फिर ये चीज़ें होंगी। तो उस चीज़ को लेकर जो है वो मतलब विपक्ष खासकर जो है वो राज़ी नहीं हुआ और इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मतलब अगर आप में से कोई लोग इस तरीके के चीज़ों को लेकर इंटरेस्टेड रहते हैं तो मैंने उनके लिए बताया है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके की चीज़ें जानने के लिए, तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, ठीक है। चलो, तो फिलहाल हम यहीं पर बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर यह लिखा गया है कि अगर हम पास्ट नंबर्स की बात करें, इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, अगर हम पास्ट के नंबर्स की बात करें, तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि अक्रॉस द लेजिस्लेचर्स महिलाओं का जो आंकड़ा है, जो शेयर है, जो परसेंटेज है, वो 15% से ज़्यादा नहीं गया है। 33% तो बहुत दूर रह गया, ठीक है ना, 15% से ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट के ट्रेंड की, मतलब ओवरऑल अगर हम इंडिया के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर बात करें, तो लोकसभा में जो इंडिया की पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, वहाँ पर फिगर जो है वो कभी भी इससे ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। अगर हम पहली लोकसभा की बात करें 1951-52 में, तो उस समय 489 टोटल सीट्स हुआ करती थी, जिसमें से महिला सांसदों की संख्या थी 24, परसेंटेज बनता है 5.9%, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट लोकसभा है, दैट इज 18th लोकसभा 2024 से 2029 तक की, यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल सीट्स 543 और उसमें महिलाओं की संख्या जो है वो 75, परसेंटेज बैठता है 13.8%, ठीक है। बात पहली की बता दी, अभी की बता दी, बीच का भी थोड़ा सा बात करेंगे। हाईएस्ट फिगर जो है, जो 2019 से लेकर 2024 की लोकसभा थी, यानी कि जो 17th लोकसभा थी पिछली वाली 19 से 24 तक की, वहां पर महिलाओं की संख्या जो है वो अब तक का सबसे ज्यादा थी, दैट इज 14.4%। 543, 543 में से 78 या 78 सीटें जो है वो महिलाओं की थी, ठीक है ना बात। और वहीं अगर हम बात करें लोएस्ट की, तो लोएस्ट जो है वो 77 से लेकर 79, जो 6th लोकसभा बनी थी इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी जब हटी थी उसके बाद जब छठी लोकसभा बनी थी 77 से 79, वहां पर जो परसेंटेज था महिलाओं का, दैट वाज ओनली 3.5%, ठीक है ना। और ये जो 1977 1977 के जो आम चुनाव या जनरल इलेक्शन हुए थे, वो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे 77 में, तब का ये जिक्र है, ठीक है। और इन इलेक्शंस में इंदिरा गांधी जो है वो भी चुनाव हार गई थी, ठीक है ना, वो भी चुनाव यहाँ पर हार गई थी, क्लियर है बात। अब उसके बाद यहाँ पर बेसिकली जो चार्ट दिया गया है वो महिलाओं का परसेंटेज शेयर दिखाता है लोकसभा में, ठीक है।
और उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि ग्रेजुअल राइज या ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 15 जनरल इलेक्शंस लगे, मतलब 15 आम चुनाव हुए, तब जाके महिलाओं की जो संख्या है वो डबल डिजिट में पहुंच पाई है 2009 में पहली बार, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 2009 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पहली बार जो महिलाओं का शेयर था, जो हिस्सेदारी थी, जो पार्टिसिपेशन था, भागीदारी थी, वो 10% को क्रॉस कर पाया है, डबल डिजिट में पहली बार आया है, ठीक है। और ये चीज़ हमें, मतलब यहाँ से हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं इस पूरे डेटा से कि 33% तक पहुँचने में, अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है या रिजर्वेशन ये लागू नहीं होता है, या मतलब लागू होने में अगर इसको डिले होता है, तो 33% तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आपको एक बार ये जो ऊपर चार्ट का इन्होंने जिक्र किया है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है वो चार्ट जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, शेयर ऑफ वुमेन इन लोकसभा। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअल यहाँ पर इंक्रीज है, लेकिन जो 10% का शेयर है वो लगभग यहाँ पर जाके कहीं पर क्रॉस हुआ है, ठीक है ना, 15th लोकसभा में आप कह सकते हैं 2009 में। तो ये बात हो गई आपके लोकसभा की। अगर हम इसी को लेकर थोड़ा सा राज्यसभा की भी स्थिति देखें, तो राज्यसभा में क्या कहा जा रहा है। राज्यसभा हालांकि एक ऐसी बॉडी नहीं है जहाँ पर मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर टोटल 245 सीट्स हैं, ठीक है। 245 एमपीज में से 39 विमेन एमपीज हैं, तो ये परसेंटेज बैठता है लगभग 16% के आसपास, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोकसभा में पार्टी वाइज स्थिति देखें, ठीक है, तो यानी कि इन्होंने उन पार्टीज का डेटा यहाँ पर जो है वो लिया है जिन पार्टीज के कम से कम लोकसभा में 10 एमपीज हैं, ठीक है। तो ऐसी पार्टीज में सबसे ज़्यादा जो महिलाओं का परसेंटेज है वो है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी, जिसकी सरकार अभी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। तो तृणमूल कांग्रेस का जो शेयर है वो 33% से ज़्यादा है, ठीक है। उसके टोटल जो अभी लोकसभा में एमपीज हैं दे आर 28, और उसमें से 11 यानी कि 11 आउट ऑफ 28 विच इज़ 39.3% जो है वो वुमेन है, ठीक है। दूसरा इस नंबर पर, मतलब इस परसेंटेज के आंकड़े में जो दूसरी पार्टी है वो है जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड 16.7%, बट इट हैज़ ओनली 2 वुमेन आउट ऑफ एमपीज आउट ऑफ 12, मतलब उसका टोटल एमपीज 12 हैं, उसमें से 2 महिला एमपीज हैं, तो परसेंटेज बैठता है 16.7। अगर हम बीजेपी की बात करें, या फिर बीजेपी के साथ, मतलब जो बीजेपी जिस अलायंस को लीड कर रही है, दैट इज़ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के टोटल अभी लोकसभा में कितने सीट्स हैं, 240, उसमें से महिला सांसद 31, तो परसेंटेज बैठता है 12.9%, ठीक है। ये बीजेपी की स्थिति है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें कांग्रेस का डेटा भी दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें, जो जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उसकी अगर हम बात करें, टोटल 98 एमपीज हैं, जिसमें से 14 विमेन एमपीज हैं, तो परसेंटेज बैठता है 14.3%, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो तृणमूल कांग्रेस की संख्या राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके 13 एमपीज हैं राज्यसभा में, जिसमें से 6 जो है वो विमेन है, 46% शेयर बैठता है। कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति यहाँ पर भी मतलब काफ़ी ख़राब है एज़ कम्पेयर टू इस पार्टी से। कांग्रेस सेकंड नंबर पर है 17.2% विमेन शेयर, और 17% बीजेपी का है। ये सेकंड और थर्ड नंबर पे है राज्यसभा में। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर एक ये डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सतीश देशपांडे। इनका ये कहना है कि दिस वॉज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ सीरियस द टॉप लीडरशिप ऑफ सम पार्टीज वर इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग वुमेन टू पार्लियामेंट। यानी कि किसी भी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है या जो शीर्ष नेतृत्व है, हमें इस डेटा से ये पता लगता है कि वो कितना इस बारे में वो है, क्या बोलते हैं, सीरियस है कि महिलाओं को जो है वो पार्लियामेंट में भेजना है, ठीक है ना। मतलब इसका सीधा सीधा सेंस ये है कि महिलाओं को सीट ही कम, बहुत कम लड़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो महिलाओं को अगर सीट ही कम लड़ाई जाएंगी तो फिर वो जीतेंगी कहाँ से, है ना। और फिर इसका इन्होंने ये भी कहा है कि थिंग्स हैपन व्हेन अ पार्टीज टॉप लीडरशिप इज इंटरेस्टेड एंड व्हेन दे आरंट दे ड्रैग देयर फीट एज द मेजर पार्टीज हैव ऑलवेज डन। यानी कि कोई भी चीज़ तभी होती है जब पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है या जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है। अगर वो नहीं चाहता है तो वो फिर अपने कदम जो है वो पीछे खींचते हैं, और जैसा कि ज़्यादातर पार्टीज के केस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट का डेटा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टेट्स की क्या स्थिति है, ठीक है ना,
31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अगर लेजिस्लेचर्स की हम बात करें तो सिर्फ एक राज्य ऐसा है, दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है, जहां पर महिलाओं का जो शेयर है वो 21.1% है। इसके अलावा जहां पर भी अभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जिन भी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनकी जो प्रेजेंट असेंबली है अगर वहां पर हम बात करें तो किसी में भी महिलाओं का जो शेयर है, विमेन एमएलएज का जो शेयर है, जो पार्टिसिपेशन है, वो 15%, 15% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2023 में जो स्टेट इलेक्शन हुए छत्तीसगढ़ में, तब तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहां पर 15% जो है वो, मतलब वो भी पहले इलेक्शन से बात कर रहे हैं 1951-52 से आज तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं हुआ है जहां पर, या आप मतलब आप नेशनल लेवल पर भी बात कर लें, पार्लियामेंट में बात कर लें, या फिर स्टेट असेंबलीज की बात कर लें, कभी भी ऐसा कोई इंस्टेंस या वाक्य नहीं रहा है जब ये परसेंट 15% के पार हुआ हो। पहली बार ऐसा हुआ है 2023 के स्टेट इलेक्शंस में छत्तीसगढ़ में कि ये परसेंटेज जो है महिलाओं का 21% से ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें असेंबलीज के टर्म्स में तो सबसे नंबर 1 पे कौन है अभी? छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो स्टेट है दैट इज त्रिपुरा, 15% है यहाँ पर। झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पर है, दैट इज 14.8%। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, ठीक है, अगला नंबर हरियाणा का है 14.4%, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल दैट इज 13.6%। महिला एमएलए की संख्या जहां पर सबसे कम है ना, वो दो असेंबलीज हैं, एक है स्टेट ऑफ नागालैंड और दूसरी है यूटी ऑफ पुडुचेरी दैट इज 3.3%, ठीक है। और यहाँ पर यह भी इन्होंने बताया है कि ये चीज़ नोट करने लायक है कि when two women were elected to the Nagaland Assembly in 2023, it was the first time ever that women made it to the state legislature। यानी कि 2023 में जो नागालैंड में चुनाव हुए उसमें जो 2 महिलाएं जीत के उस राज्य की विधानसभा में पहुंची, वो पहला ऐसा इंस्टेंस था जब नागालैंड में कभी भी स्टेट असेंबली में महिलाएं चुन के गई हों, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि 19 ऐसी असेंबलीज हैं, ठीक है, 19 ऐसी असेंबलीज हैं स्टेट्स की जहां पर महिलाओं का जो शेयर है वो 10% से कम है। और वो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं आप देख सकते हैं, छोटे स्टेट्स नहीं हैं, बड़े स्टेट्स हैं। गुजरात 7.7% बीजेपी रूल्ड, महाराष्ट्र 7.6%, अगेन आप कह सकते हैं कि बीजेपी का अलायंस है वहां पर। तमिलनाडु डीएमके रूल्ड, एमके स्टालिन की पार्टी 7.3%, आसाम अगेन हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी रूल्ड 5.5%, कर्नाटक कांग्रेस रूल्ड सिद्धरामैया की पार्टी 4.5%। तो ये बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य नहीं हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि छोटे राज्यों में ऐसा हो रहा है, बड़े राज्यों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत जो है वो 10% से कम है, ठीक है। अब इसके बाद ऑन वाई द शेयर ऑफ वुमेन हैज स्ट्रगल टू क्रॉस 15% इन इंडियाज इलेक्टेड लेजिस्लेचर। जब ये सवाल, ये जो देश पांडे जी हैं, जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं का जो प्रतिशत है इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स में वो क्यों 15% से कम रहा है या उससे ज़्यादा नहीं हो पाया, तो इनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, ठीक है। राजनीति जो है इज ऑल अबाउट पावर, पावर का खेल है, ताकत का खेल है, एंड पावर इज नॉट वेरी हॉस्पिटेबल टू बी एनी काइंड ऑफ वीकर ग्रुप्स, ठीक है। और आप पावर को जो है वो वीकर ग्रुप्स, क्योंकि महिलाओं को देखो हमारे देश में, है ना, ये एक मतलब ये कोई आपकी और हमारी बनाई हुई सोच नहीं है, ठीक है। इट इज द यू कैन से द थिंकिंग that has prevailed from the very long past। और वो सोच क्या रही है? पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारे मतलब देश में ज़्यादा प्रिविलेंट रही है मोस्ट ऑफ द, आप अगर एंशिएंट टाइम से भी लेके देखें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं का कभी कोई योगदान किसी भी चीज़ में रहा नहीं है, ठीक है। अगर आप एंशिएंट टाइम से लेकर मेडिवल में आए, मॉडर्न में आए, या कहीं भी अगर आप देखें तो प्रोमिनेंट विमेन पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिन्होंने हमारे देश के हर समय या हर आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन फिर भी एक जनरल अगर हम थॉट माने, जब भी हम बात करते हैं पावर की, ठीक है, राजनीति की, पावर की, तो हम उसमें महिलाओं को उतना ज़्यादा उससे लिंक नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ इनका यहाँ पर कहना है। सो विमेन बीइंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो एक पितृसत्तात्मक एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ पर एक महिला होना
बीइंग द लेस प्रिविलेज्ड ग्रुप, ठीक है, एक लेस प्रिविलेज्ड ग्रुप माना जाता है, दे वुड नॉट गेट देयर ड्यू शेयर इन द फील्ड, इन दिस फील्ड एज वेल। तो इसीलिए उनको इस क्षेत्र में भी जो है वो अपनी जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। अगर हम ऑब्वियसली बात करें, चाहे आप ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें या आप ओवरऑल जो वोटर है उनमें अगर आप देखें, तो महिलाओं की भागीदारी 50% के आसपास है, कहीं कहीं पर तो ज़्यादा भी है, ठीक है ना। किसी स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की जो संख्या है वोटर्स, वो वोटर लिस्ट में वो ज़्यादा भी है पुरुषों से, 50% से ज़्यादा भी है। बट फिर भी वो जो एक थॉट प्रोसेस हमारा रहा है, ठीक है, जो हमारी एक सोच रही है, पेट्रियार्कल सोच रही है, पावर को हम लोग महिलाओं से रिलेट नहीं कर पाते हैं, उस वजह से ये चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। और दूसरी बात वही है कि जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि टॉप लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दी है, ठीक है। अब अभी जो है वो 4 राज्यों के और एक यूटीज़ के, यानी कि आसाम, केरला, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी के जो चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद ये परसेंटेज थोड़ा बहुत चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, 4 मई को जो है वो रिजल्ट अनाउंस होंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होगा, ठीक है। केरला, आसाम, पुडुचेरी में चुनाव 9 तारीख को हो चुके हैं, तमिलनाडु में 23 तारीख को होने हैं, और वेस्ट बंगाल में 23 और 29 तारीख को। 4 मई को रिजल्ट आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि परसेंटेज कितना चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई पार्लियामेंट की, ये हमारी बात हो गई असेंबलीज की, स्टेट्स की। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल सिनारियो क्या है और इंडिया उसमें कहाँ पर स्टैंड करता है। देखो, आउट ऑफ सम 190 कंट्रीज, 190 कंट्रीज के अगर हम डेटा को देखें तो उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है लोअर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, मतलब हर देश की जो लोअर हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, लोअर हाउस मतलब वही जहाँ पर डायरेक्टली जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, तो उन 190 कंट्रीज में इंडिया का जो पोजीशन है वो 147th है, ठीक है। ये डेटा बेसिकली एक 2026 का अप्रैल का डेटा है। ये एक पारलाइन, एक ट्रैकर है ऑन नेशनल पार्लियामेंट्स मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन एक जिनेवा बेस्ड ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करता है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी एंड, और ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को कि टू प्रमोट पीस, डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब इसका डेटा ये दिखाता है कि देयर आर 8 कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड पैरिटी और मोर नंबर ऑफ विमेन कंपेयर्ड विद मेन, यानी कि 8 ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में, जो 190 कंट्रीज का डेटा इन्होंने बताया है, उसमें से सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जहां पर या तो महिलाओं और पुरुष की जो संख्या है लेजिस्लेचर में वो बराबर है, या फिर महिलाओं की संख्या 50% से ज़्यादा है। कौन कौन से देश हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। सबसे पहला देश यहाँ पर इन्होंने बताया है रवांडा, ठीक है। अफ्रीका में आपको ये देश देखने को मिलेगा, रवांडा। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दैट इज क्यूबा हो गया, नाइकरागुआ हो गया, कोस्टा रिका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप साउथ अमेरिका में आएंगे, आपको बोलीविया देखने को मिलेगा। सेंट्रल अमेरिका में आपको एक और देश देखने को मिलेगा, दैट इज मेक्सिको। इसके बाद अगर हम बात करें, एक देश है यूरोप का, दैट इज एंडोरा, बहुत छोटा सा देश है यूरोप का, दैट इज एंडोरा। ये देश आपको कहाँ पर मिलेगा, बेसिकली आप स्पेन से अगर फ्रांस की तरफ को जाएंगे तो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर एक बहुत छोटा सा देश है, दैट इज एंडोरा, वहां पर की स्थिति है। और फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, दैट इज यूएई, ठीक है। उसके बाद कुछ 56 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जो विमेन का शेयर है वो 33% से ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक डेटा और भी दिया है कि पिछले साल का इन्होंने डेटा दिया है कि विमेन इन पार्लियामेंट 1995 से लेकर 2025 में, तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि ओवरऑल, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल ये जो इन्होंने वो लिया है एवरेज, वो 11.3% हुआ करता था 1995 में, लेकिन अब वो बढ़ के ग्लोबल एवरेज 27.52 के आसपास आ चुका है, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट रोज स्टेडली फ्रॉम 2000 टू 2015, इन रिसेंट ईयर्स द प्रोग्रेस हैज स्लोड, ठीक है। 2000 से लेकर 2015 तक जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन 2015 के बाद से थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो गई है, ठीक है। बढ़ तो रही है लेकिन प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हो गई है। इसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दैट कंट्रीज दैट हैव टेकन स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग ग्रेटर जेंडर बैलेंस have such as implementing well balanced quotas, making parliaments more gender sensitive and addressing violence against women have seen the most laudable progress। यानी कि ऐसे देश जिन्होंने इस तरीके के कोटास को इम्प्लीमेंट किया है या पार्लियामेंट्स को और ज़्यादा जेंडर सेंसिटिव बनाया है या महिलाओं के अगेंस्ट जो हिंसा है या वायलेंस है उसको एड्रेस किया है, वहाँ पर हमें अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है।
साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि 2 फैक्टर्स हैव मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द शेयर ऑफ वुमेन इलेक्टेड टू पार्लियामेंट्स। 2 फैक्टर्स का इन्होंने जिक्र किया है जिसकी वजह से महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो सिग्निफिकेंट उसमें अंतर आया है। ठीक है, पहला है इलेक्टोरल सिस्टम्स, स्पेशली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मिक्स्ड सिस्टम्स एंड जेंडर कोटाज इन एनी फॉर्म। ठीक है, यानी कि एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा जेंडर कोटाज, इन दोनों की वजह से जो है ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। जहां पर जेंडर कोटा को लागू किया गया है वहां पर महिलाओं का जो प्रतिशत है, ठीक है, वो 2024 में 31% तक पहुंच गया, एज कम्पेयर टू इन दोज कंट्रीज जहां पर ये जेंडर कोटा नहीं है। जेंडर कोटा मतलब वही कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है सीट्स में, जहां पर नहीं है वो 16.8% है वहां पर महिलाओं का शेयर, और जहां पर ये है वहां पर 31.2% है। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो अगर इस चीज़ को हमारे देश में भी लागू किया जाए तो हमारे देश में भी जो शेयर है वो बढ़ सकता है डेफिनेटली, है ना, बट उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये सारा का डेटा वही है, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि शेयर ऑफ वुमेन इन लोकसभा, इसके बाद पार्टी वाइज शेयर, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद स्टेट्स का डेटा दिया गया है और ये फिर है ग्लोबल ट्रेंड। ठीक है, रवांडा जिस देश का मैं जिक्र कर रहा था वहाँ पर 63.8% है विमेन टोटल लेजिस्लेचर में, मतलब अगर 100 टोटल पार्लियामेंटेरियंस हैं तो उनमें से 63.8 या आप कहें कि 64 जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्लियर है बात, ये आर्टिकल समझ में आया। इसके बाद हम लोग इस आर्टिकल की बात करते हैं जिसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया, मतलब आपने ये कहीं न्यूज़ में सुना भी नहीं होगा, बट ये हुआ क्या है कि आईएमएफ ने अपना जो अभी अप्रैल का आउटलुक पेश किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है ना, आईएमएफ पब्लिश करता है, उसने जो रिसेंटली पब्लिश किया है अप्रैल के महीने में, उसमें उसका ये कहना है कि जो इंडिया की मतलब ग्लोबल इकोनॉमीज़, जो टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं उसमें इंडिया जो है वो 6th पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, जब इंडिया ऊपर की तरफ को जा रहा था तो बहुत शोर मचाया गया था, लेकिन जब नीचे की तरफ को आ रहा है तो कोई खबर कहीं पर नहीं है। ठीक है, जबकि होनी चाहिए, अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, सच्चाई हमेशा सामने आनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर वही लिखा गया है कि हाउ इंडियाज इकोनॉमी स्लिप्ड टू 6th लार्जेस्ट। जापान और यूके के हम लोग पीछे जा चुके हैं। ठीक है, 6th पोजीशन पर आ चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ है वो यहाँ पर बताया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए साफ साफ लिखा गया है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप, कुछ ही लोगों को ये लग सकता है कि मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, बट दिस इज द ट्रुथ। ठीक है ना, साफ साफ लिखा गया है। देखिए इंडिया इज नो लॉन्गर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया जो है सॉरी भारत जो है वो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब नहीं है। ठीक है, और ये डेटा किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ पे तो भरोसा रखते हैं, है ना, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर भरोसा है, तो उन्होंने ही कहा है, ये वही आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जिसने अभी कुछ दिनों पहले जो ग्लोबल ग्रोथ बताई है कि 3.1% रह सकती है, जो ये पूरा वेस्ट एशिया में इशू चल रहा है उसकी वजह से। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में काफ़ी अच्छी स्थिति है और इंडिया 6.5% से ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आपको सुनाई देगी, बट ये नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है ना, तो 2000, अच्छा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को, आप में से कितने लोगों को इस आर्टिकल मैं पढ़ने से पहले, मतलब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इससे पहले, आप में से कितने लोगों को ये पता था कि इंडिया जो है वो 6th पोजीशन पर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ईमानदारी से। ठीक है ना, देखिए 2026 में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है, अब जीडीपी क्या होता है वो आपको पता ही है, टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंट्री इन अ ईयर, ये लगभग 4.15 ट्रिलियन की है, 4.15 ट्रिलियन डॉलर की। ठीक है, जो कि 2025 के 3.92 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। ठीक, यूके की अगर हम जीडीपी की बात करें तो दैट इज 4.27 ट्रिलियन, 2025 में 4 ट्रिलियन थी, वहां से बढ़ के 4.27 हो गई है। और जापान की अगर हम बात करें तो जापान की जो जीडीपी है वो 4.48 ट्रिलियन थी, वहां से कम होके 4.38 ट्रिलियन हो गई है। ठीक है, बात समझ गए आप। अब देखिए जब इंडिया ने यूके को ओवरटेक किया था, 5वीं जब सबसे लार्जेस्ट हम बने थे 2022 में, है ना, तो उस समय बेसिकली इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा था क्योंकि इंडिया का ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट है कि जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया। अगर हमारी अर्थव्यवस्था उससे बड़ी हो गई है तो ऑब्वियसली ये एक, आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन वर्दी मोमेंट था। ठीक है, मतलब एक ऐसा मोमेंट था, एक ऐसा पल था जिसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, गर्व का पल है। लेकिन दूसरी बात ये थी
कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चल रही थी 2022 के बाद से, जब से हमने कोविड से रिकवर किया। और कुछ देश ऐसे हैं जैसे जर्मनी हो गया या जापान हो गया, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो एक तरीके से थोड़ा सा रुक गई थी, स्टैग्नेट सी हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया जो है वो जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, उस समय जर्मनी फोर्थ पे था, और जापान को ओवरटेक कर लेगा। जापान उस समय नंबर थर्ड पे था, और हमारा ये मतलब उम्मीद यही थी, और यही जो है वो कहा जा रहा था सब जगह कि 2029 तक हम इन दोनों देश को ओवरटेक कर लेंगे और वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक है, लेकिन इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करता उससे पहले ही जर्मनी ने जापान को ओवरटेक कर लिया। ठीक है ना, बात समझ गए? यही चीज लिखी गई है कि जर्मनी ओवरटुक जापान बिफोर इंडिया कुड ओवरटेक जर्मनी। ठीक, समझ गए बात? अब यहां पर देखो, 2025 के मई में अगर हम बात करें तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, उनका ये कहना था कि इंडिया जो है वो जापान को ओवरटेक कर लेगा टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन इंडिया जो है वो अब नीचे आ गया है, छठे पोजीशन पर। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे दो कारण हैं। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों हुआ? देखो, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ जो है वो अपनी रैंकिंग्स देती है, मतलब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर देश की अपनी अपनी इकोनॉमी है ना, तो उसको एक आप कह सकते हैं कि एक कॉमन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाएगा, एक कॉमन करेंसी में। तो वो कॉमन करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। ठीक है, तो सारे देशों की रैंकिंग जो है वो यूएस डॉलर के टर्म्स में काउंट की जाती है। तो उसके लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना। पहला चीज़ क्या यूज़ होती है कि किसी भी देश की जो जीडीपी है वो उसकी लोकल करेंसी में निकाली जाती है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की पहले जो जीडीपी है वो निकाली जाएगी इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में। ठीक है, या जापान की अगर हम निकाल रहे हैं तो वो जापानीज येन के टर्म्स में निकाली जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि उस करेंसी का डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट क्या है, मतलब इंडिया के रुपये का डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट क्या है, यूएस डॉलर के साथ, या जापानीज येन का क्या है। ठीक है, तो उसका वो एक्सचेंज रेट देखा जाता है, तो फिर वो उसको एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब इन दोनों ही स्थिति में ये जो दोनों ही काउंट्स थे इसमें इंडिया ने सफ़र किया है। कैसे किया है? देखो, ये आपको पता होगा कि इंडिया ने अपना जो जीडीपी एस्टिमेट करने का बेस ईयर है वो चेंज किया है। पहले 2011-12 के हिसाब से हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते थे। अभी रिसेंट में जो है वो हमारे जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है उसको चेंज करके 22-23 कर दिया गया है। पता है ना, 2022-23 कर दिया गया है। ये फरवरी में 2026 में ये चेंज हुआ। तो इसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा था पहले कि हमारी जो जीडीपी प्रीवियस जीडीपी सीरीज थी वो हमारी जीडीपी की, इंडिया की जीडीपी को ओवर एस्टिमेट कर रही थी। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको चेंज किया तो इंडिया की जीडीपी जो है 2025-26 की वो पहले वाले के हिसाब से, मतलब जो 2011-12 का बेस ईयर था उसके हिसाब से 357 ट्रिलियन डॉलर्स, 357 ट्रिलियन रुपीस थी, इंडियन रुपीस। लेकिन जब हमने बेस ईयर को चेंज किया तो ये इकोनॉमी हमारी या जीडीपी हमारी जो है वो एकदम से श्रिंक हो गए, 345 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गई। ठीक है, पहला तो ये हुआ कि हमारी जो अपने करेंसी की, हमारी जो लोकल करेंसी है जो इंडियन रुपी है उसके टर्म में हमारी जीडीपी कम हुई क्योंकि हमने बेस ईयर चेंज किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया हैज़ रैपिडली लॉस्ट इज वैल्यू रिलेटेड टू द यूएस डॉलर ओवर द पास्ट ईयर। ये भी हमें पता है कि हमारा जो रुपया है, जो भारतीय रुपया है, जो इंडियन रुपी है, वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में कमज़ोर हुआ है। हालांकि जो यूएस डॉलर है वो भी अपने आप में कमज़ोर हुआ है, बट उसके कंपैरेटिवली हमारा रुपया और ज़्यादा गिरा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो इस वजह से वही हुआ, है ना। एक तो हमारा करेंसी मतलब ओवरऑल जीडीपी कम हुई क्योंकि हमने मेथड चेंज किया, और दूसरा जो एक्सचेंज रेट है वो उस पर फर्क पड़ा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो गई। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट व्हेन आईएमएफ कैलकुलेट जीडीपी इन डॉलर टर्म्स द गैप बिटवीन इंडियाज जीडीपी एंड दैट ऑफ द यूकेज और यूएस जापान, यूकेज और जापान एक्सपेंड्स फर्दर। ठीक है, तो जब आईएमएफ ने जीडीपी को डॉलर के टर्म्स में कैलकुलेट किया सभी देशों का, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि हमारी जो जीडीपी है कंपेयर टू दैट ऑफ जापान या कंपेयर टू दैट ऑफ यूके वो गैप ज़्यादा बढ़ गया। जैसे अगर हम बात करें तो देखो, हमारी जो जीडीपी है 2025 की वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर थी पुराने एस्टिमेट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन वो अभी जो नया एस्टिमेट आया उसके हिसाब से वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से जापान जो है वो इंडिया से ऊपर निकल गया, और इसी वजह से यूके जो है वो भी इंडिया को ओवरटेक कर लेगा 2026 में। ठीक है, तो विल इंडिया रिकवर? अब इंडिया क्या इस चीज़ से रिकवर कर पाएगा? तो उसके लिए यहाँ पर यह बताया गया है कि वर्ल्ड की जो टॉप 2 इकोनॉमीज और बाकी के बीच में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, वहाँ तक तो आप छोड़ ही दो, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो
ऑक्यूपाइड है, और वो बहुत लंबे समय तक ऑक्यूपाइड है, पता नहीं कब तक। यूएस की जीडीपी अगर हम बात करें 2026 में एक्सपेक्टेड है 32.38 ट्रिलियन डॉलर्स की। चाइना की अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे 20.85 ट्रिलियन डॉलर की। तो इनको तो छूना मतलब ऑलमोस्ट क्या इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाकी 4 इकोनॉमीज हैं वो लगभग 4 ट्रिलियन मार्क के आसपास बनी हुई हैं, ठीक है। आईएमएफ ने क्या कहा है कि जो ये 2026 में हमें सेटबैक देखने को मिला है इंडिया को, इंडिया जो है वो 2027 में वापस है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है वापस से 4th पोजीशन ले लेगा, ठीक है। और हालांकि जो तीसरी प्लेस में देश बना हुआ है दैट इज जर्मनी, उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 2031 में जो है वो ओवरटेक कर पाएंगे। मतलब हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है वो वापस से अगर हम बात करें 4th पोजीशन पे 2027 में आ सकते हैं, लेकिन 3rd पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें 2031 तक का समय लगेगा। और ये भी प्रेजेंट सिनारियोस के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा यू कैन नॉट से, ठीक है। 2031 का मतलब स्टिल वी आर 5 ईयर्स अहेड, है ना। 5 साल के बाद मतलब 5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं कह सकते, बट जो प्रेजेंट सिनारियोज हैं उसके हिसाब से बात की जा रही है कि वापस से अगले साल, इस साल तो नहीं, 2027 में हम लोग वापस से 4th पोजीशन पे आ सकते हैं, ठीक है। मतलब यूएस, चाइना, जर्मनी के बाद इंडिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा यू नेवर नो। मैं आपको अगर ये जो पूरी की पूरी लिस्ट का इन्होंने जिक्र किया है अगर वो मैं दिखाऊं तो ये डेटा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये वही है, आईएमएफ का डेटा है, सोर्सेज आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026। तो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, यूएस नंबर 1 पे है 32.38 जो मैंने आपको बताया, चाइना इज 20.85 ट्रिलियन पे, तीसरे नंबर पर जर्मनी है 5.45, जापान इज 4.38, यूके इज 4.26 और इंडिया इज 4.15, ठीक है ना। तो ये इन्होंने डेटा यहाँ पर दिया है, तो इससे आपको दिख सकता है साफ साफ कि इंडिया इज एट नंबर 6 एट प्रेजेंट, ठीक है। उससे नीचे हम नहीं जाएंगे क्योंकि फ्रांस तो काफ़ी पीछे है हमसे, ठीक है। फ्रांस, इटली ये तो बहुत पीछे है, रशिया इज़ ऑल्सो वेरी पीछे, ठीक है, काफ़ी बिहाइंड है। बट एक जो पॉइंट है ना जो मुझे मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि खटकता है, वो ये लास्ट वाला कॉलम है, दैट इज़ जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी जो है, ठीक है। हमारी देख सकते हैं आप हम कहाँ पर हैं, ठीक है। टॉप 10 की भी अगर आप बात करें या ये जितने भी देश दिए गए हैं, आप अगर बात करें 17th पोजीशन पर जो देश है दैट इज़ इंडोनेशिया, उसकी भी 5,000 है, मतलब हमसे लगभग दुगना, ठीक है। बट हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं यू कैन नॉट से। आप ये देख लीजिए, थाईलैंड 8,000 है, ठीक है। ये कौन सा देश है, वियतनाम 5,000 है, 2,900। तो यहाँ पर 37 पोजीशन पर जो बांग्लादेश है, ठीक है, उसकी हमसे ज़्यादा है पर कैपिटा जीडीपी। तो ये थोड़ा सा डेटा जो है ये मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कि पर कैपिटा जीडीपी हमारे देश की अच्छी नहीं है। अब उसके पीछे कुछ लोगों का वही तर्क है कि हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। बट आबादी तो चाइना की भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट चाइना तो फिर भी 14,000 पर है। चलिए वटेवर, समझ गए बात। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम लोग आपके साथ आर्टिकल शेयर करेंगे। और बाकी जो भी आपके फीडबैक्स हों, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।